अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, आज हम मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, जहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें अगरचे मुल्क की तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई थी, लेकिन कुछ मसलतन नहीं आए, कुछ ने आना ही नहीं था। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े सीजनड और बड़े मुदब्बर सियासतदान शरीक हुए और उन्होंने अपना इनपुट भी दिया है। तो इस वक्त हमारे साथ सेगमेंट के पहले सेगमेंट में मौजूद हैं पाकिस्तान के वो सियासी रहनुमा के जिन्होंने जेलें भी काटी, इस मुल्क के अंदर बड़े सर्द गर्म देखे हैं। और आज हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, इनका इनेकाद कितना यूज़फुल है और आगे चल के क्या वाकई ये पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को यकीनी बना पाएंगे कि नहीं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हाशमी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, पहला सवाल जो मैंने अपनी इब्तिदाई में भी रखा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद ही काफ़ी है या इससे कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा हमें? देखिए, ये कॉन्फ्रेंस का होना ज़रूरी भी हो जाता है। 4 आदमी तो वो कहीं बैठने नहीं देते। ये भी आपका इस वक्त हो रहा है इसके KPK के मुमकिन भी है भी नहीं, इकट्ठा नहीं होने देते। लेकिन इसका ये भी गनीमत है, क्योंकि इससे एक मैसेज आता है कि जो ये फ़ज़ा है जमहूरी फ़ज़ा तो नहीं रही, लेकिन के अगले मरहले में ये मुल्क के लिए एक नुकसानदेह अमल ना बन जाए। तो उसकी वजह से एफर्ट कर रहे हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं। तो बाकी जो है वो तो बाकी सर ये भी जानना चाहेंगे, आपने तो कई पार्लिमान गुजारी, कई अदवार देखे आपने, मौजूदा जो इस वक्त सतह है जमहूरियत की इस मुल्क के अंदर, जो सिविलियन अथॉरिटी की, इसको कंपेयर करें माजी में तो कहाँ देखते हैं आज हालात किस नहज पे हैं अगर आप माजी को देखें तो? देखिए इफ्तिखार साहब, आपने भी बहुत अरसा देखा है, मैं आपके साथ एक सफ़र एक ही तरह का है। देखिए, इस मुल्क में ये हमारी बदकिस्मती है कि जिस मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगे हुए हों, जो मुल्क टूट जाए। ये तो बच्चे हुए टुकड़े हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान तो वो सीकेस है नहीं, जमहूरियत के भी कहीं कोई मिल जाए। अदरवाइज़ ये लीडरशिप का कसूर उस तरीके से नहीं होता जिस तरह एक फ़ज़ा भी हमारी है। उसके अंदर जो मार्शल लॉ है, उसने पाकिस्तान को अगर चलाया है, अगर वो कहते हैं तो उन्होंने ही चलाया है। उसमें हम जो लगे रहते हैं, जैसे आपने अभी कहा कॉन्फ्रेंस में, तो हम अपना कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारी एफर्ट्स तो इंडिविजुअल्स की बन जाती है। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए बहुत लंबी जंग लड़ी गई और उसके हर दौर में, और जो डिक्टेटर्स थे उनको हटाया भी सही लोगों ने, लेकिन फिर एक और ताज़ा दम डिक्टेटर आ जाता है। तो वो इस वक्त का जो वजह है, उसके अंदर बड़ी घुटन है। पूरे मुल्क में इस तरह की घुटन कभी आई नहीं है। और आप आज देखें सर, मैं खड़ा हूँ मुल्तान से, कोई 3000 FIR ये प्रेस में भी आया हुआ है कि आपके खिलाफ हो चुकी नहीं, मेरे नहीं, पूरे FIR दर्ज हैं 3000 4 दिनों के अंदर। एक पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ। लेकिन अब तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई माशाल्लाह नहीं है, एक सिविल हुकूमत है सर। अब उसमें भी 2 मुल्क की मकबूल तरीन जमातें शामिल हैं। देखें, मकबूल तरीन तो ये है कि उनको मैं दोनों को जानता हूँ। मैं मुस्लिम लीग नून को भी जानता हूँ। 17 सीटें मिली हैं उन्हें, वो मकबूल तरीन कैसे हुई? पीपल्स पार्टी का वो उनका क्लेम भी नहीं है सिंध से इधर उधर जाने का। तो एक से इसी के लोगों ने एक कंधा अपना पेश किया हुआ है मार्शल लॉ के लिए। मार्शल लॉ तो पाकिस्तान से कभी उठा ही नहीं है, जब से लगा है वो लगा हुआ है।
उनको ज़रूरत पड़ती है जब उनको कि वो कोई न कोई आप उसका फेस बनाया जाए, तो वो फेस जो है वो कोई सही चेहरा भी नहीं बना सकते। तो उसमें कसूरवार तो किसी को ठहराएंगे, सियासतदान, या आप समझते हैं कि जो डंडे के जोर पे आते हैं वही सिर्फ कसूरवार देखिए, हैं? सियासतदान दो किस्में हैं सियासतदानों की। एक तो है पाकिस्तान के जो फैक्ट्रियों से बने हुए सियासतदान आते हैं, अच्छा, बकौल शेख रशीद के गेट नंबर 4। 4-8 का मुझे नहीं अच्छा, पता। ठीक है। हम सब जो हैं उसी की तरफ से आते हैं। अच्छा, अब उसके बाद फिर कंप्रोमाइज़ जो ना करे उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। नवाज शरीफ ने भी जंग लड़ी, लेकिन वो आया किधर से था। भुट्टो ने भी लड़ी, फिर उसके बाद बाकी आज तक के जितने लीडर्स हैं, तो आज इस छत तले जो बैठे एहतजाज कर रहे हैं, इनको भी कसूरवार ठहराएंगे? मैं समझता हूँ कि गलती उनको तस्लीम करनी चाहिए। इमरान खान मैं तो एक कैबिनेट में गया था सिर्फ 1 साल के लिए, लेकिन उसका मैं कौम से बारहा माफ़ी मांगी है, अब भी मांगता हूँ। उसके अलावा मैं सारी दुनिया, सारा मेरी जो सियासी दुनिया है वो मेरी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है। मैंने, आप देखें, मैं नवाज शरीफ के साथ था, 35 साल का सफ़र है। उन्होंने 18 अमेंडमेंट्स लाए, मैंने एक पे भी उनको वोट नहीं किया। कभी तो आ जाता ना वो ये अमेंडमेंट, सही लाते ही नहीं वो भी, और वो फिर लड़ते भी हैं, तो वो उसमें लीडरशिप इमर्ज नहीं हो सकी। अगर वो जिम्मेदारी डालना चाहे तो वो इन्हीं सियासतदानों पे डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल वो रियल सेंस में लीडरशिप तो है नहीं। तो इसलिए जो अभी ये फील है, जो मैंने इमरान खान को भी देखा है। इमरान खान ने गलती की, मैं छोड़ के चला गया। मैंने कहा कि ये अगर हम उनके ज़रिए से मदद से इक़्तिदार लेंगे, तो मैंने इमरान खान से कहा था कि खान साहब आपको वहाँ डालेंगे जेल में, फिर कुछ पूछेगा नहीं कहाँ आपका जाके पड़े हुए। अच्छा, आपने ये बात कह दी थी उस वक्त भी? उसी वक्त तो कही ना, तो उन्होंने कहा नहीं जी। आज आप उनका मुकदमा लड़ने के लिए आए हैं? इसलिए देखिए ना, फिर जिसने अपने किरदार से साबित किया उसकी गवर्नमेंट गिरा गई, उसके बाद से उसे उन्होंने जेल में डाल दिया। उसको ना किसी जगह पे वो इंसाफ मिलता है, कोई केस भी नहीं बना सके ना। अब ये केस है कि वो इद्दत और ये और वो, ये कोई बात तोशा खाना, ये बनती है बात। इसलिए वो डट गया। अब वो डट गया है, तो हम लोग जो भी लड़ता रहा है एस्टेब्लिशमेंट से, अगर नवाज शरीफ लड़ा है मैं उसके साथ था। जब वो डील करके चला गया, मैं तो मैं आटियाला जेल में पड़ा था, 6.5 साल मैंने जेल काटी। मैं जिसने कॉम्प्रोमाइज़ किया फिर मैं उसके साथ ज़्यादा नहीं चल सका। कहते हो तो वो भी है कि वोट को इज्जत दो, तो आपको लगता है कि आप वो कम्प्रोमाइज़? मेरे साथ ये नारे हमने लगाए हुए हैं मिलके कि वो, अब वो जब वो ज़्यादा वोट को इज्जत देने के बजाय को इज्जत देने की सियासत उन्होंने की, आप देखें ना उनके प्लेटलेट्स कहाँ से कहाँ चले गए। हम सब अस्पताल के बाहर खड़े थे, कोई वहाँ पे आया ही नहीं है नवाज शरीफ के हक में नारा लगाने के लिए। वो ख्वाजा असफ ठीक कहता है कि 13 बंदे खड़े थे, तो उसमें मैं 12वां था, लेकिन वो अपने डील कर के चले गए, हम जेलों में चले गए। तो आप कम से कम कह सकते हो कि 5-6 दहाइयों की सियासत तो आपके सामने है। मुस्तकबिल का मंजरनामा लास्टली आप क्या देख रहे हैं इस मुल्क में? क्या देखिए, मैं समझता हूँ ये थोड़े से बदले हुए हालात हैं। एक तो आप जो सोशल मीडिया है ना, इसने बड़ी आग लगाई हुई है। इसके फ़ायदे नुकसान वो अलग बात है, कोई चीज़ अब छुपी नहीं रही। जो आदमी
किसी का हक खा रहा होता है वो भी लग रहा होता है, जो डिक्टेटरशिप चला रहा होता है वो भी लग रहा होता है। और इससे इससे अवेयरनेस इतनी आ गई है ख़ास तौर पर नौजवानों में। लेकिन पीस ऑफ एडवाइस लास्टली सियासतदानों के लिए, इस मुल्क के इदारों के लिए आपका क्या है? मैं ये कहूँगा कि ये उसी वक्त ये मुल्क चलेगा जब वोट को इज्जत देंगे। जब जो 8 फरवरी को हुआ था, हकीकत ये मैंडेट किसके पास था? जब आप मैंडेट को एक्सेप्ट करेंगे, उसको कबूल करेंगे, तब सियासत भी चल पड़ेगी, तब फौज भी चल पड़ेगी, मुल्क की मईशत भी चल पड़ेगी। अगर उसको इज़्ज़त नहीं देंगे तो फिर आप पाकिस्तान नहीं चला सकते। खुदा न करे कोई और रिज़ल्ट ना निकल आए। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब को, आप सुन रहे थे। गोया कि उन्होंने ये कहा कि हालात का तकाजा ये है कि तमाम एक दूसरे को स्पेस दे के आगे बढ़ें, वरना यकीनी तौर पे एक और सानया पाकिस्तान का मुंतज़िर है। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह और वो शख्सियत कि जिसको अडियाला जेल में कैद इमरान खान ने ये मैंडेट दिया है कि वो जो फ़ैसला करेंगे मुज़ाकरात या मुज़ाहमत, वही फ़ैसला करेंगे और तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। मेरी मुराद अल्लामा राजा नासिर साहब से है, उनसे गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह और सेनेट के अंदर नामज़द कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कॉन्फ्रेंस तो आपने सर बिलाखिर कर ली, बट इसके जो अहदाफ थे वो पूरे होने जा रहे हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली बड़े लोगों को आपने दावत दी थी। एज़ पर जो एक्सपेक्टेशंस वो लोग आए भी हैं और उन्होंने अपना इनपुट भी दिया है कि नहीं दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, इस वक्त पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है, आवाम का एतमाद खो बैठा है। आवाम इन पर एतमाद नहीं करते। सियासी बहरान अपनी जगह पर मौजूद, माशी बहरान मौजूद, अमन अमान का बहरान मौजूद, उसके बाद फिर जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल बदतरीन शक्ल का सूरत हाल का शिकार हो चुकी है। IMF कहता है 5300 अरब रुपए की यहाँ करप्शन हुई है, लेकिन कोई आके जवाब नहीं देता। ना वज़ीर ख़जाना बोल रहा है, ना कोई हुकूमत का वज़ीर इत्तलात और नशरियात बोल रहा है। वैसे तो हर कोई बोलता है, ऐसे ज़रा सा कोई मसला हो तो सर आसमान सर पर उठा लेते हैं। वो कहते तहकीकात हमने खुद करवाई है, हमने खुद बताया कि हाँ बिल्कुल ये मामला चल रहा है। तो करप्शन, जिन्होंने करप्शन किया, किसी को गिरफ्तार किया है, किसी को पकड़ा है, किसी को सज़ा दी है, तो उन लोगों बेगुनाहों को तो रोज़ सज़ाएँ मिल रही हैं, जजों को तो सज़ाएँ मिल रही हैं, आम आदमी बेचारा सज़ाएँ भुगत रहा है। महंगाई की सज़ा, लाकानूनीत की सज़ा, नाअमनी की सज़ा, बेरोज़गारी की सज़ा, बिलों की सज़ा, हर चीज़ जो है ना वो तो बेचारा सज़ा दर सज़ा एक अजाब से दूसरे अजाब में जाता है। लेकिन जिन्होंने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है, किसी को पूछा है? कह रहे कि पहले तोशा खाना पे जो डाका पड़ा उसका हिसाब तो ले ले। देख ले, आप देखें तोशा खाना क्या है। तोशा खाना जो इनके आपने देखे करतूत सारे आपके सामने है। आप लोगों ने इनके बाकायदा तोशा खाने की जितनी जितनी चीज़ें किसी ने ली हैं, मर्सिडीज ली हैं, पता नहीं BMW ली हैं, सारा कुछ लिया। ये सब सारे का सारा, अगर ये केस वाकई ऐसे था, इसको फ्री ट्रायल करते, सजा देते। 190 मिलियन पाउंड का केस अलकादर ट्रस्ट का, आप जनवरी से हाई कोर्ट में गए, आप सुनते नहीं हैं। कौन इस अदलिया को जो अपना वकार खो बैठी है? मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा है कि इस वक्त हमारी अदालतें वो स्लाटर हाउस बन चुकी हैं जहाँ पर आदल को ज़िबा किया जाता है, इंसाफ का कत्ले आम होता है। पाकिस्तान के अवाम इन पर एतमाद नहीं करते। इस वक्त हर चीज़ ढह गई है, रियासत के सारे सतून गिर चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान हवा में खड़ा है, इसके पाँव ज़मीन पर नहीं है। हालत ये बनती चली जा रही है। बलूचिस्तान के लोग आपसे नाराज़, सिंध आपसे नाराज़, KP के आपसे नाराज़, पंजाब आपसे नाराज़, GB आपसे नाराज़, कश्मीर आपसे नाराज़। आप हैं कहाँ पर? आप लोगों के मैंडेट को कबूल ही नहीं करते जो अल्लाह ने इख्तियार दिया इंसानों को कि वो अपने इरादे से अपने लिए चीज़ें मुंतखब कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अल्लाह ने आईन ने इख्तियार दिया है कि अवाम अपने इरादे से, अपने इख्तियार से, अपने वोट से हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे, उन्हें चुनेंगे। तो ये तो कहते हैं कि जिनको तुम चुनोगे हम उन्हें नहीं मानते। तुम हो कौन हुक्मरान चुनने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है पाकिस्तान के 25-26 करोड़ अवाम की? हम हैं जो फैसला करेंगे, वही हरफ आखिर होगा।
पब्लिक पॉलिसी तो क्या कहती। दूसरा राजा साहब, आपने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया तो उन्हीं दिनों में न सिर्फ बानी PTI को 17 साल की, उनकी अहलिया को, बल्कि उनके दीगर साथियों को भी 10 साल की, तो हुकूमत ने तो अपनी इंटेंट शो कर दी है कि हम क्या करने जा रहे हैं, बट आप क्या करने जा रहे हैं। इसी तरह से जितने भी आज तक हुकूमत ने इकदाम किए हैं ना, इनकी बौखलाहट है, ये मकड़ी का घर बन रहा है इनके लिए। ये इस्तिस्नात ले रहे हैं, ये सब कुछ जो ले रहे हैं, इनके खौफजदा होने की अलामत है। इमरान खान साहब को जेली केसेस में जेलों में डाल रहे हैं और सज़ाएं दे रहे हैं। यकीन करें ये ऐसे केसेस हैं, अरबी में एक जुमला है उसका उर्दू तर्जमा करता हूँ कि ऐसे केसेस और ऐसी सज़ाएं हैं कि एक जवान मर्ग बेटे की माँ भी अगर सुने तो हंस पड़े। ये क्या हमाकत और बेवकूफ़ी है, ये क्या ब्लेंडर हो रहा है सारे का सारा। लिहाजा अफसोस करें इनके ऊपर। तो एक तो ये है कि ये जो भी कर रहे हैं, एक आदमी से इतने डरे हुए हैं कि ना किसी से मिलने देते हैं, ना मुलाकात करने देते हैं, ना उसकी फैमिली को मिलने देते हैं, और फिर कहते हैं वो सियासी बात ही ना करे, खामोश हो जाए। पीका एक्ट लगा दिया, जर्नलिस्ट चुप हो जाएं, ताले लग जाएं ज़ुबानों पर, पार्लियामेंट के अंदर ज़ुबानों पर ताले लग जाएं, वहाँ कोई अपोजिशन लीडर ही ना हो, बात ही ना करे कोई। इमरान खान साहब जो सियासी पार्टी का लीडर है, पाकिस्तान के 90% अवाम उसके साथ है, वो बोले ना, सियासी बात ही ना करे, वो तस्वीर पढ़े, बस वो खाली तस्वीर पढ़ता रहे, नमाजें पढ़ता रहे और कोई बात ही ना करे। ये अजीब नहीं है? ये आपको किसने इख्तियार दिया कि उससे कहो कि तुम सियासी बात नहीं कर सकते हो? नवाज शरीफ साहब तो कोर्ट पर लगभग जेल में डेरे लगाया करते थे सियासतदानों के, और वहाँ पर खिताब भी किया उन्होंने, वैसे बात करते थे, सारा कुछ करते थे। लिहाजा अब क्या बात है, अब इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, इमरान खान की सिर्फ बात नहीं है, अब पूरे पाकिस्तान के बचाने की बात है। दुरुस्त है, पूरे पाकिस्तान को सही रास्ते पर लगाने की बात है। ये डिट्रैक हो चुका हुआ है, ये खाई की तरफ तेजी के साथ जा रहा है, गिर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को बचाना पाकिस्तान के अवाम ने बचाना है। सही है, लेकिन आप जब कहते हैं ना कि बाकी गलती कर रहे हैं, तो कुछ इस पिंडाल में बैठी जमातों की भी गलतियाँ ना, उनको भी तस्लीम किया जाना चाहिए। दूसरा, आपने देख तो लिया ना कि हुकूमत क्या चाह रही है। यहाँ पे भी पल साहब ने कॉन्फ्रेंस की ले ली, अब आपको तो मैंडेट दिया इमरान खान ने कि आपने मुज़ाहमत का रास्ता अख्तियार करना है या मुज़ाकरात का। तो राजा साहब, आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या रास्ता अख्तियार? देखिए, कभी भी आप मुज़ाकरात कमज़ोर फुटिंग से करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, बुरा रिजल्ट निकलेगा। मुज़ाकरात ताकत के साथ होते हैं, रजिस्ट भी करेंगे, अवामी ताकत का भी मुजाहरा होगा, और उसके बाद बातचीत कोई करना चाहेगा तो होगी। ऐसे नहीं है कि जनाब वाला आप अपने हाथ बांध के कब बिल्कुल खामोशी के साथ घरों में बैठे रहे, बाहर न निकलें, रजिस्ट ही ना करें, मुज़ामत ही नजर ना आए और जाके बात करें। अवामी ताकत वो प्रेशर होता है जो हर चीज़ को अपनी जगह पर लेके आता है। अवामी ताकत के जरिए चीज़ें ठीक होंगी। लिहाजा अवाम रजिस्ट करेंगे, हम रजिस्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुज़ामत करेंगे और ताकत के साथ बात करेंगे, पावर के साथ बात करेंगे। मिस्कीनों की तरह नहीं जाएंगे, रिक्वेस्ट करने नहीं जाएंगे। इमरान खान कहता है मैं तो शहादत के लिए भी तैयार हूँ। हमें कमज़ोर जगह पर नहीं खड़े होकर बात करनी चाहिए कि मिस्कीनों की तरह रिक्वेस्ट करें, आप मेहरबानी कर दें, मुलाकात करा दें, ये करा देंगे, वो करा दें, फलां कर दें। नहीं, वो आदमी जो है मेरे सामने, उसने कहा, अब भी कहा है, आज़ादी या मौत। जो आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वो कहता है मैं इक़्तिदार के लिए जेल में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान बचाने के लिए जेल में। उस वक्त पाकिस्तान के वजूद को खतरा है, खाली सालमियत को नहीं, पाकिस्तान की बका को खतरा है इस वक्त। लिहाजा मैं पाकिस्तान बचाने की जंग लड़ रहा हूँ, उसकी बहनें कहती हैं पाकिस्तान बचाने की जंग लड़ रही हैं। लिहाजा हमें पाकिस्तान बचाना, और पाकिस्तान के हर आदमी की जिम्मेदारी है, आपकी, मेरी, सबकी, सबका पाकिस्तान है। ये जो मुज़ाहमत की बात आपने की, आपकी ज़ाती राय है या कॉन्फ्रेंस की मेजॉरिटी की? देखें, सबकी राय है। देखें, बात भी कोई भी नहीं कहता कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कमज़ोर, मैंने पहले कहा कि ताकत से बात होती है। जंगें भी होती हैं ना, जब मुज़ाकरात होते हैं, जो ग्राउंड में कमज़ोर होता है वो टेबल पर भी कमज़ोर होता है, वहाँ पर उसके हक में फैसले नहीं होते। फिर हमेशा ताकतवर होकर बात करनी चाहिए। कमज़ोर लोग जब जाके बात करेंगे और कमज़ोर फुटिंग से बात करेंगे, तो जिसको आप मुल्क को बचाने निकलेंगे, मुल्क को डुबो के निकलेंगे आप। जिस बंदे को बचाने के लिए, उस बंदे को मरवा के निकलेंगे आप। तो कुछ आज हुकूमत वक्त ऑफ डेडलाइन देने जा रहे हैं कि सर्टेन टाइम है, तब तक अगर एंगेजमेंट की तरफ देखें डिमांड लिस्ट क्या होगी और उसके बाद कितना इंतजार? देखें, सब चीज़ें समझना चाहिए। मैंने अभी हमारा लिखा जा रहा है, इंशाल्लाह दोस्त ऐलान करेंगे, उससे पहले मैं नहीं बात करना चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि डे बाई डे चीज़ें जो है ना, मुज़ाहमत बढ़ती चली जाएगी और अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, आवाम से रब्ता मुहिम बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम आवाम की ताकत के साथ चीज़ों को ठीक करेंगे इंशाअल्लाह।
बहुत शुक्रिया अल्लामा राजा नासिर साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे किसी और सियासी रहनुमा से कि ये कॉन्फ्रेंस अब क्या सोच रही है और आने वाला वक्त में क्या होने जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की इस कॉन्फ्रेंस में शरीक एक और रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। इनफैक्ट पहले तो सर ये कॉन्फ्रेंस जो 2 रोज़ा क्या पल्स लिया आपने, यहाँ मूड क्या है? गोया कि हुकूमत वक्त जिसके इक़दाम तो ये हैं कि जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इमरान ख़ान साहब उनके साथियों को मज़ीद सज़ाएँ सुनाई जा रही थी, बट अब भी आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के रास्ते ओपन हैं या मामला मुज़ाहमत की तरफ जाएगा? मुज़ाहमत की तरफ ही जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि 2 पाकिस्तान हैं। यहाँ जो बातें हो रही हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और हुकूमत अपना काम कर रही है। सज़ा पे 10-10 साल 10-10 साल 17 बरस जी 17 बरस, तो किसी को भी नहीं छोड़ा। एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट एजेंडा है। हर मुल्क में, हर जमहूरी मुल्क में अपोजिशन होती है और अपोजिशन ज़ाहिर है हुकूमत पर एक तनकीद करती है, रिप्रेजेंट करती है उस तबके को कि अवाम को कि जी ये मुश्किल है और जो भी है। लेकिन एक हाउस में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के सब कुछ होता है। ये तो बिल्कुल 2 मुख्तलिफ एक डिवीज़न हो गया है कि एक आम पाकिस्तानी, द मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी है वो यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है इस प्लेटफॉर्म से। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान PTI सबसे बड़ी जमात है और पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। मेजॉरिटी जो पाकिस्तान है वो उससे सहमत नहीं है जो 10-10 साल और 17-17 साल सज़ाएँ हो रही हैं और उसी के ख़िलाफ़ एक मेरा ख़्याल है जज्बा है। और अब ये कितनी कामयाब होगी, एक पहली चीज़ तो ये होती है कोशिश करनी चाहिए। और वो इंग्लिश में कहावत है ना, यू शुड नेवर फेल फॉर द लैक ऑफ एफर्ट्स, कि ये एफ़र्ट ही नहीं की तो फिर तो फेलियर होना ही है ना। कम से कम आप एफ़र्ट करें और ज़रूरी नहीं होता कि इसका असर अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में हो जाए। आहिस्ता 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 बात यह है कि आवाज़ उठानी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। चंद लोग करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, बहुत सारे लोग हिम्मत करते हैं तो आसान हो जाता है। और मसला सिर्फ ये है, जो ये नहीं है कि जी ये हुकूमत गिर जाए, ये सिस्टम गिर जाए। और जब भी ये होगा, जैसे पहले हमने देखा पाकिस्तान की तारीख़ में, एक इम्प्लोजन होता है और पूरा सिस्टम गिर जाता है। अयूब खान उनका अपना आइन था, 7 बजे तकरीर की उन्होंने, रिज़िग्नेशन जो उनको फोर्स किया गया था, और 7:03 उनका आइन एब्रोगेट कर दिया गया। तो ज़ाहिर है पूरा सिस्टम कहते हैं ना, वो जहाज़ फटा वहाँ ज़ियाउल हक़ का पूरा सिस्टम, मजलिस शूरा और जो भी था, और इसी तरह से मुशर्रफ साहब का। और फिर उसके बाद फिर ठीक करना शुरू होते हैं, क्योंकि इम्प्लोजन होते हैं वो नॉर्मल, जो आपने ट्रांसफ़र ऑफ पावर को इंश्योर नहीं किया होता, तो फिर जब वो जो भी हुकूमत गिरती है, जो सिस्टम गिरता है, फिर दोबारा से आइन को ठीक होना पड़ता है। कई 18वीं अमेंडमेंट वो 17वीं अमेंडमेंट को ठीक करने के लिए, 8th अमेंडमेंट 7th अमेंडमेंट को ठीक करने के लिए, और मामला अब 27 पर तो पहुंच चुका है। बिलावल ने शुक्र है कहा कि 28वीं नहीं आएगी, तो चले 26 और 27वीं ने तो जाना ही होगा। बस में है कि 28वीं नहीं आएगी, या फिर लाने वाले ले क्या करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है वो इतना उनका ख्याल करेंगे, क्योंकि वो जो 28वीं अमेंडमेंट के जो मेन चीज़ें हैं, एक तो वो है NFC अवार्ड है। तो NFC अवार्ड में ये नहीं कि बिलावल या सिंध की हुकूमत जो है उसको ज़ाहिर है नहीं चाहती है कि वो आए, वैसे भी नहीं सेंस बनती है। मतलब चेंजेस होना मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये जो एक थिंकिंग पाकिस्तान में पैदा हो गई है कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये वफाक के होते हैं और ये कोई एहसान करते हैं सुबह पर। ऐसे ही है ना कि जी हम इतना दे देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता। ठीक है भाई, ये तो सारे वो जमा करते हैं और वफाक को देते हैं, वफाक के बिहा पर जमा करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये फ़ैसला करना कि जी सूबाई हुकूमतें ने सही एफिशिएंट तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो वफाक ने कौन सा किया? वफाक कौन सी को PIA ज़बरदस्त तरीके से चलाती रही है, रेलवे ज़बरदस्त तरीके से चलाती रही है, जो कर्ज़े लेते हैं वो सही। आज ही खबर है कि मैं पढ़ रहा था, पता नहीं कितने $1 मिलियन का एक वर्ल्ड बैंक का या ADB का लोन लिया है, वो FBR में इस्लाहात करने के लिए, उसकी गवर्नेंस ठीक करने के लिए। यार आप अपनी गवर्नेंस ठीक करने के लिए भी आप कर्ज़े लेते हैं और कर्ज़े उतारने के, तो ये वफाकी हुकूमत कौन सा? मेरा नहीं ख्याल है कि वो फोर्स कर सकेंगे। और
क्योंकि कई पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है, इसकी कंटिन्यूशन वो इंश्योर करता है, और पीपल्स पार्टी को उस हद तक जाके नाराज़ नहीं करेंगे कि जहाँ वो सिस्टम से बाहर आ जाए, पूरा सिस्टम ही गिर जाए। सही वो तो है, लेकिन अगेन जुबैर साहब इनफैक्ट इस वक्त अगर पॉलिटिकल फोर्सेस कंप्रोमाइजिंग मोड में हैं जी और लगता है ये है कि सिविल सुप्रीमेसी नज़र नहीं आ रही, जी, तो इसका जिम्मेदार हम किसी और को करार दें या खुद सियासी जमात? खुद सियासी जमातें। देखा ना, जब 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ था, तो उस वक्त की जो दो लीडिंग पार्टीज़ थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने साइन किया था। वो एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट था। मतलब उसमें उस आइन को आगे लेके जाने का तरीक़ेकार था सन 73 को, कि किस तरह से आप सिविलियन सुप्रीमेसी इंश्योर कर सकते हैं, और अपनी गलती भी मानी थी कि 90 की दहाई में जैसे हम दोनों पार्टीज़ कर रही थी कि जिसको हुकूमत मिलती थी वो दूसरा गिराने के लिए GHQ पहुंच जाता था। तो ये सारी चीज़ें उसमें तय हुई थी, ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर इलेक्शन कमीशन और तमाम चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उन दोनों की बारी आई तो उन्होंने वो सारा का सारा मिसाक जमहूरियत को बिल्कुल भुला दिया। आज भी मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं कि अगर कोई PMLN या PPP वाला कहता है कि आगे कैसे लेके जाएं, तो मैं कहता हूँ आपने साइन किया था ना मिसाक जमहूरियत, आपने साइन किया था ना, उसमें तीसरा कॉलम डाल दें सिग्नेचर का, नवाज शरीफ का और पीपल्स पार्टी का तो आपके पास है, मैं इमरान खान का करवा दूंगा। इमरान खान तो इस वक्त बिल्कुल तैयार होंगे वो करवाने के लिए कि जी जमहूरी कुव्वतें होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें तो इस वक्त लेकिन वो दोनों जिन्होंने ओरिजिनल साइन किया था वो तैयार नहीं है, तो सिविलियन सुप्रीमेसी तो कहीं की नहीं। कल KP की गवर्नमेंट के तर्जुमान किसी प्रोग्राम में बैठ के यही बात कर रहे थे जो खान साहब करते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात क्यों करूँ, ये तो बिल्कुल इनके पास नहीं। लेकिन आज अगर शहबाज शरीफ ये ऐलान कर दें कि हम मिसाक जमहूरियत पर वापस जाने के लिए तैयार हैं, और वो जो हमने छुपा के रखा है, घुमा दिया था वोट को इज़्ज़त दो का गाना, उसको हम दोबारा चलाने के लिए तैयार हैं, सिविलियन बालादस्ती पर हम यकीन करते हैं, जो नवाज शरीफ की जद्दोजहद थी वो नारा आज लगा दें। आज नवाज लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। मैंने कहा उनके लिए सियासत करना सबसे आसान है, उन्होंने सिर्फ नारा दोबारा लगाना है सिविलियन बालादस्ती का, वोट को इज़्ज़त दो, वो जाएं जलसा करें, पीछे गाना बज रहा है वोट को इज़्ज़त दो, तो लोग सारे पीछे लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, यही है ना इस फोरम का अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का क्या डिमांड है कि वापस जमहूरियत, हमने एक चॉइस है हमारे पास, एक डिक्टेटरशिप वर्सेस जमहूरियत, और जमहूरियत को लाने के लिए जो भी कुव्वतें आएँ उसमें PTI ज़ाहिर है सबसे बड़ी जमात है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है। आप ट्रायल कर पाएंगे तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि अगर वहाँ से कोई पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं? वो तो बार बार कहते हैं, स्पीकर साहब यही बात कर रहे थे कि आए मेरे फोरम को यूज़ कर लें। नहीं, उनका फोरम वो वाला फोरम तो देखे ना, ये कि जी आएँ बैठें बात करें, आप पार्लियामेंट में आया करें, बट एक कोई फंडामेंटल चेंज करने के लिए तैयार हैं, 2024 के इलेक्शन को रिकग्नाइज करने के लिए तैयार हैं कि जी ठीक है वो सही नहीं हुआ था, हम चलें उसको भूल जाएं, हम एक नया इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। मतलब कोई फंडामेंटल बुनियाद होनी चाहिए ना, सिर्फ बातचीत के, स्पीकर के ऑफिस में बैठ के क्या चाय पिए बिस्कुट खाएं, ये तो नहीं हो सकता ना। मेन चीज़ है फंडामेंटल चेंज। आप यहाँ से क्या इस वक्त जो जितनी भी PTI ख़ास तौर पर वो और तमाम हम लोग समझते हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है वो अवाम के मैंडेट के बग़ैर है, और वो चीज़ें हो रही हैं जिसमें सिविलियन बालादस्ती बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो फ़ैसला साजी है वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर से या काबीना से निकल के जा चुकी है। तो आपका जब इस किस्म का माहौल है, आप वो कोई यकीन दहानी तो कराएं ना कि आप क्या इनमें से फंडामेंटल चेंज करने के लिए तैयार है। फिर मुज़ाकरात क्यों नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। तो ज़ुबैर साहब इनफैक्ट आपने यकीनी तौर पर JFA को भी दावत दी होगी, बट आज मौलाना फजल रहमान साहब से उनके नुमाइंदे तो आए हों बट वो खुद नहीं आए, तो इनफैक्ट आपको लगता नहीं कि कैसी पार्टी कि जिसके रहनुमा गेम चेंजर हो सकते हैं, उनका बड़ा एक वज़न है, उनका ना आना मसलत पसंदी, या आपको लगता है कि वो सारी एफर्ट को मुनासिब ही नहीं समझ रहे थे, उन्होंने इससे दूर आना बेहतर समझा? मैं तो इसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। हमारी मीटिंग में भी मैंने तो मुझे पता था कि JUIF नहीं आएगी। अच्छा, बिल्कुल। अब मैं तो TV पर भी कह चुका हूँ पहले भी, लेकिन वो एक तो उनकी पॉलिटिक्स को देखा जाए तो उनकी पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली क्या, वो इमरान खान ने आके मौलाना साहब की पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी। ठीक है, KP में उन पेस था, बलूचिस्तान में भी है, बट एसेंशली अब वो उसी
को इमरान खान को वापस लाने के लिए राहमवार करेंगे, क्योंकि अगर ये कामयाब होता है जद्दोजहद तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इमरान खान को ही होगा ना, और मौलाना को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, तो वाई वुड ही काम। दूसरा ये है कि उनका मेरा तो ख्याल है कंसिस्टेंसी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि वो नहीं आए थे। तो उनके नुमाइंदे तो आए हैं मेरा ख्याल में। नहीं, उनके नुमाइंदे नहीं आए थे, नहीं। इनफैक्ट आप ये कॉन्फ्रेंस तो जो JUI शिरानी है उनके नुमाइंदे आए थे। उनके नुमाइंदे हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस तो आप एक सरकारी रिहाइशगाह में कर रहे हैं, बट बातें आप मुज़ाहमत की कर रहे हैं, तो क्या मुमकिन है कि लोगों को सड़कों पे ला सकें और इस हुकूमत वक्त को मजबूर करें जो डिमांड स्टाफ की है, जो आपके ख्याल में बड़ी जेन्युइन है कि आप इलेक्शन का ऑडिट करवा लें, नए इलेक्शन होने चाहिए, जिन लोगों का मैंडेट है उनको वापस किया जाए, मुमकिन हो पाएगा सर? नहीं, मुमकिन तो देखें ना, अब मैंने कहा ना कि एफर्ट तो करना चाहिए। जब अयूब खान आए थे तो ऐसी था कि उन्होंने रहना सारी उम्र या मुशर्रफ साहब नहीं है जिसने भी, तो लगता तो ऐसे ही है, लेकिन अगर वो उस वक़्त नवाबज़ादा नसरुल्लाह वगैरह और जिन्होंने भी जद्दोजहद की वो ना करते तो फिर कुछ भी ना होता ना। मैं जिस तरह PTI की एग्जांपल देता हूँ, उन लीडर्स के लिए जो छोड़ गए थे, वो जो भी मजबूरी थी, लेकिन अगर सब उनकी तरह करते, महमूद रशीद भी उनकी तरह करते, एजाज चौधरी भी उनकी तरह करते, घर जाके बैठ जाते, तो PTI फरवरी के इलेक्शन में ज़ीरो होती ना। तो कुछ लोगों को तो हिम्मत करनी पड़ती है। अब उसका नतीजा क्या निकलता है, हो सकता है शायद कुछ थोड़ी से महसूस हो जाए कि जी नहीं, हर दफ़ा इस तरह से इलेक्शन नहीं कराना चाहिए जैसे 2024 में कराया गया था। तो हम तो ये एक मसला ये है कि पाकिस्तान का, उसके अगर आप डायरेक्टली लिंक करें कि पाकिस्तान के अवाम को कितना नुकसान हुआ ये पिछले इतने सालों में, जिसमें आपने जमहूरियत या सिस्टम को चलने नहीं दिया। 30 साल पहले, 35 साल पहले बांग्लादेश हमारे से कितना पीछे था, इंडिया हमारे से कितना पीछे था, मलेशिया, आप कंट्रीज़ उठा के देख लें, वो कहाँ क्लोज आए, फिर आगे निकल गए, अब बहुत आगे निकल गए, और हम वो जो हमारा अपना ख़राब स्टैंडर्ड था उससे भी हम पीछे 3 साल में, तो उसके मुकाबले में भी हम। सो आप कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लें तो शर्मनाक लेवल पर है, चाहे आप तालीम को देख लें, चाहे आप सेहत का निज़ाम देख लें, आप कोई भी और देख लें। आज ही वो एक जो इंडिकेटर आया था कि पाकिस्तान में जो वर्कर्स की वेजेस हैं, रियल वेजेस, वो 2015 के बराबर हैं, 10 साल पुरानी, और इस 10 साल में महंगाई, इस 10 साल में टैक्सेस कितने इंक्रीज हुए हैं, और उनकी इनकम 10 साल पहले के 11 करोड़ लोग खाते गुर्बत से नीचे। जी जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के नाम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, इस कॉन्फ्रेंस की पल्स जो थी हम आपके सामने रखी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।